नमस्कार। झारखंड में आज हेमंत सोरेन की ताजपोशी होने जा रही है। मुख्यमंत्री चौथे बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं हेमंत सोरेन रांची में। और इस सारी पूरी तैयारियों के बीच जो स्पॉटलाइट है, जो केंद्र बिंदु है झारखंड की राजनीति में, कहीं ना कहीं एक इशारा सा दिखता हुआ आ रहा है कि बदलाव की शुरुआत कहीं ना कहीं हो रही है। और उस बदलाव के पहचान के रूप में JLKM पार्टी के मुखिया जयराम महतो उभरते हुए आ रहे हैं। जयराम महतो के बारे में हम और भी ज्यादा जानने के लिए आज अपने वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषज्ञ अमित कुमार के साथ जुड़ रहे हैं। अमित जी, मैं एक वाक्य आपको बताना चाहता हूं कि झारखंड विधानसभा चुनाव के करीबन 3 महीने पहले एक केंद्रीय मंत्री ने झारखंड से जुड़े हुए पत्रकारों से बातचीत के लिए बुलाया था कि झारखंड की राजनीति को कैसे समझा जाए। तो उनमें से कुछ पत्रकारों ने उन्हें सुझाव दिया था कि आपको जयराम महतो से साठगांठ कर लेनी चाहिए। कितनी बड़ी चूक हो गई बीजेपी से। नमस्कार और रायसीना हिल के दर्शकों को भी नमस्कार। देखो, अब तो झारखंड चुनाव का परिणाम आ गया है। आज नई सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पुनः शपथ ग्रहण करेगी, लेकिन जो ये अप्रत्याशित रिजल्ट आया है, इस पर अभी महीनों राजनीति के छात्र और राजनीतिक विशेषज्ञ चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि चुनाव से पूर्व इसका बिल्कुल अनुमान नहीं था। हाँ, कांटे का मुकाबला सब लोग अंदाजा लगा रहे थे कि एक कांटे का मुकाबला होगा, लेकिन इस तरह से एक तरफा चुनाव हो जाएगा और हेमंत सोरेन इतने बड़े नंबर से इतना अच्छा मैंडेट लेकर लगातार दूसरी बार सरकार बनाने वाली पहली पार्टी होंगे और इस तरह से नया इतिहास झारखंड में लिखा जाएगा। खास करके वो राज्य जहां कभी स्थिर सरकार नहीं रहने के लिए जानी जाती थी। ये प्रदेश एक छोटा सा विधानसभा है और 5 साल एक सरकार चले, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी आज से 1 दशक पहले झारखंड में। तो ऐसे में जब चुनाव परिणाम पे जब हम लोग गौर कर रहे हैं और सबका डेटा हम लोग के आंख के सामने है, तो जयराम महतो, जिनको टाइगर महतो के नाम से भी जाना जाता है, इनका रिजल्ट सबको प्रभावित कर रहा है और कहीं ना कहीं इस लड़ाई को एक तरफा करने में इनको जो समर्थन मिला है उसका एक बहुत बड़ा योगदान, अगर हम लोग आज के दिन में बोलने लगे तो कोई गलत नहीं होगा। और मैं ये बोलूंगा कि जो जयराम महतो की संघर्ष की कहानी बहुत पुरानी नहीं है। ये पिछले 2-3 साल, अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो जनवरी 2022 से इनका मीडिया में के सुर्खियों में आना शुरू किए। तभी नेशनल मीडिया के सुर्खियों में अभी जो इनकी चर्चा हो रही है, इस तरह इनकी कभी चर्चा नहीं थी। लेकिन हाँ, स्थानीय मीडिया में जयराम महतो जगह बनाने लगे थे और स्थानीय यूट्यूबर्स और जितने सोशल मीडिया पर इनका फॉलोअर इतना बढ़ने लगा था कि कहीं ना कहीं समझ में आने लगा था कि ये आने वाले समय में एक बड़ा नेता बनने की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आप ये बेसिकली झारखंड के धनबाद जिले के जो पार्श्वनाथ पहाड़ी के आसपास उसके तलहट्टी पे एक गांव है, उसी गांव के निवासी हैं और एक छोटा सा परिवार है इनका। परिवार में एक छोटा भाई, इनकी दादी और इनकी माँ, 4 लोगों का एक परिवार है। उस परिवार में, और जो कि खेती किसानी पर इनका मूल रूप से लोग डिपेंडेंट थे, उसमें इनको पढ़ने लिखने में बहुत रुचि थी और ये अच्छे छात्र थे। इंग्लिश से स्नातकोत्तर की पढ़ाई इन्होंने पास की और अभी PhD में भी ये एनरोल किए हुए हैं। तो ये छात्र राजनीति में ऐसा अवसर बना कि ये अचानक से, एक होता है सर्कमस्टेंसेस, जिसको इन्होंने गजब छात्रों के बीच में अपनी लोकप्रियता हासिल करने में इनको वो मददगार साबित हुआ। तो वहीं से जयराम महतो का उभार शुरू हुआ और आज हम लोग इनको राजनीति के इस मुकाम पर देख रहे हैं। अमित जी, काफी दर्शक जो हमारे पुराने एपिसोड्स को देख रहे हैं उनमें वो कमेंट भी कर करके बता रहे हैं। और एक दर्शक ने ये बताया कि 34 सीटों पर नंबर 3 पर आई JLKM पार्टी, 1 पर जीत हासिल किया और 3 पर नंबर 2 पर रहे। और आपने बड़े विस्तार
से पिछले एपिसोड्स में बताया था कि किस तरह से जयराम महतो की पार्टी की वजह से सुदेश महतो की पार्टी का एक तरह से कहें तो सूरज अस्त हो गया झारखंड की राजनीति में। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि छात्र राजनीति से जयराम महतो निकले हैं, तो शायद हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि किसी जाति विशेष तक उनकी राजनीति सिमटी नहीं होगी। तो क्या झारखंड की राजनीति में अगर हम देखें तो 2 दशक बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ले लिया है, तो क्या एक तीसरे विकल्प की संभावना बनते हुए आपको दिखाई पड़ती है? देखिए, अगर इस बार भी चुनाव परिणाम इतना एक तरफा हो जाएगा हम लोगों को अंदाजा नहीं था। और अगर आप ध्यान से अगर पूरा चुनाव को नजर डालेंगे तो जेएमएम को जो ये अप्रत्याशित जीत मिला, इसमें उनका मैया योजना और कल्पना सोरेन, 2 फैक्टर पे हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और ये जो मैया योजना और कल्पना सोरेन फैक्टर के चलते इंडिया अलायंस का जो वोट है वो इधर से उधर नहीं हुआ। अगर इतना मजबूत फैक्टर, अगर चुनाव से एक दिन पहले मैया योजना का लाभ भी सारे लाभार्थी के अकाउंट में पहुंच गया था और उन्होंने एक वादा किया था कि अगर मेरी सरकार बनती है तो दिसंबर महीने में 1000 रुपया महीना, 2500 रुपया महीना आपको मिलेगा मैया सम्मान योजना के अंतर्गत। तो अगर ये इतना बड़ा फैक्टर नहीं होता तो आज जैसा झारखंड में परंपरा चला आ रहा है, तो मैं ये मानता हूं कि जो जयराम महतो खाली एनडीए को जो ज्यादा डेंट किए, तो वो इंडिया अलायंस को भी डेंट करते और कम से कम 5-6 सीट आज इनके पास जरूर होता। और 5-6 सीट अगर होता तो ये आज किंग मेकर की भूमिका में होते, जैसा झारखंड का इतिहास है। तो अब अब आप ये मान के चलो कि अगर 5 साल, अगले आने वाले 5 साल ये अगर सस्टेन करते हैं, तो मैं इनको किंग मेकर, एटलीस्ट किंग मेकर की भूमिका में झारखंड में देख रहा हूं। और जो इनकी शुरुआत हुई, हाँ आप बोलिए कंटिन्यू कीजिए। लेकिन अमित जी, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि 5 साल एक लंबा कालखंड होता है। 7 साल में रामविलास पासवान कहा करते थे कि युग बदल जाता है, और आप 5 साल की बात कर रहे हैं। 5 साल एक बहुत ही लंबा कालखंड है। बहुत सारी चुनौतियां भी आ सकती हैं जयराम महतो के राजनीति के लिए, उनके पार्टी के लिए। तो वो कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिसके लिए कि जयराम महतो को तैयार होना अभी से पड़ेगा? देखिए, बहुत यंग है, 30 साल इनका उम्र है, ऊर्जावान है, तो आप मान के चल सकते हो कि अभी ये थकेंगे नहीं। और जब थकेंगे नहीं तो इनको लोकल इश्यूज पता है। इनका उद्भव अगर आप ध्यान देंगे तो एक झारखंड सरकार, जो हेमंत सरकार है, पिछले 2021 में 24 दिसंबर को एक नियोजन नीति लाई थी। उस नियोजन नीति में स्थानीय भाषा का कुछ लिस्ट आया था, जिसमें बिहार के 2-3 लैंग्वेज, जिसमें अंगिका, भोजपुरी और मगही को जगह दे दिया गया था कि स्थानीय नौकरी के लिए इन 3 भाषाओं को उस स्थानीय लिस्ट में रखा गया था, जहां से जयराम महतो का उद्भव हुआ। और वो उसी भाषा का विरोध करने के लिए सामने आए कि ये बिहार की भाषा है और इस भाषा को अगर यहाँ के लिस्ट में अगर आप इंक्लूड करोगे तो यहाँ के स्थानीय बच्चों को नौकरी मिलने में और कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो ये, और उसी से उन्होंने एक संघर्ष समिति बनाया था और बाकी छात्र जो पहले से स्थापित छात्र नेता थे उनके साथ भी मिलकर इन्होंने बड़ा छात्र आंदोलन खड़ा किया। और एक इतना लंबा मानव श्रृंखला इनके नेतृत्व में जब बना, तो उस दिन पता चल गया कि ये आज के दिन में छात्रों का नब्ज पढ़ लिए हैं। और कहीं खाली महतो वोट या कुर्मी वोट से आगे एक बहुत बड़ा युवा वर्ग, जिसमें मुसलमान भी हैं और बाकी लोग भी हैं, वो इनके संपर्क में आ गए और इनका अंधा समर्थन उन लोगों से मिलने लगा। तो आज जो इनका जो रिजल्ट है, ये केवल मैं मानता हूं कि केवल महतो वोट या कुर्मी वोट का नहीं, बल्कि पूरा युवा शक्ति इनके पीछे है। और अगर जो भी अभी हमारी वहां जो सरकार चल रही है, वो अगर हल्का भी किसी पॉलिसी इशू पे अगर गलती करती है, तो वो बड़ा वर्ग उनसे भी टूटकर इनकी तरफ आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो अमित जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि युवा नेता के रूप में उभरे हैं जयराम महतो झारखंड की राजनीति में, और अगर बीजेपी और जेएमएम जो 2 पुरानी पार्टी हैं, कार्डर बेस्ड पार्टी हैं झारखंड की राजनीति में, अगर इनसे कुछ चूक होती है तो जयराम महतो उनका फायदा उठा करके अपना जो जमीनी बेस है उसको और बड़ा कर सकते हैं। लेकिन स्थानीय वर्सेस बाहरी की राजनीति भी
जयराम महतो कर चुके हैं, लेकिन अमित जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक बड़ा जो समुदाय है झारखंड के अंदर में, वो कहीं ना कहीं भाषा और कल्चर के रूप में बिहार से ही भी जुड़ा हुआ है, तो उन लोगों से जयराम महतो कैसे जुड़ पाएंगे? देखिए, लॉन्ग टर्म में अगर अपना बेस बढ़ाने के लिए तो आपको यही तो परीक्षा होती है राजनीतिक पार्टियों की और उनके नेताओं की, कि कैसे सबको लेके चले, सबको लेकर चलना, सब में समन्वय बैठाना। और इसीलिए आप अक्सर देखेंगे कि भारतीय राजनीति में किसी समय पर किसी का उफान होता है और फिर थोड़े दिन के बाद वो शांत हो जाते हैं, या वो भारतीय राजनीति से वो ओझल हो जाते हैं, या उनका करिश्मा बहुत लंबा नहीं चलता है। तो इस तरह की चुनौतियां उनके सामने निश्चित रूप से आएगी। और झारखंड में एक बहुत बड़ा, मैं तो बोलता हूँ कि 40% के आसपास आबादी जो है वहाँ मूलवासी, जो बोलते हैं मूलवासी के अलावा बाहर जो पुराना बिहार के लोग हैं वहां पर, तो उनका भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। तो आप 100% उनको इग्नोर करके राजनीति में बहुत लंबा सस्टेन करेंगे, ये संभव नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो इतने परिपक्व हो जाएंगे कि कुछ ना कुछ बैलेंसिंग और कुछ ना कुछ उनका वो भी चलेगा, क्योंकि उसके अलावा बहुत तरह की समस्याएं हैं, कॉमन समस्याएं हैं। तो कॉमन समस्याओं पर इनको ज्यादा ध्यान देना होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि समय के हिसाब से और परिपक्व होंगे और मजबूत होंगे। अमित जी, हम आपसे जानना चाहेंगे दर्शकों के समझने के लिए, ये जो आप कह रहे हैं कि 40% करीबन बिहार से जुड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं लोग। 2000 के ईस्वी तक झारखंड और बिहार एक ही राज्य था, तो जो लोग ऐसे लोग हैं वो भी तो झारखंडी ही हुए, वो भी लोग तो झारखंड के ही हुए, तो उन्हें बिहारी क्यों कहा जाता है? देखो, मैं राजनीतिज्ञों का इसको संकुचित मानसिकता मानता हूं। 2000 में जैसे झारखंड का बिहार से अलग राज्य का गठन हुआ, तो जो वहां के पहले चीफ मिनिस्टर बने बाबूलाल मरांडी, उन्होंने ही इस डोमिसाइल के मुद्दे को छेड़ा, और स्थानीय नौकरी में उन्होंने ये टर्म यूज किया कि डोमिसाइल, यहाँ का लोकल डोमिसाइल का एक कुछ उन्होंने डिफाइन किया, जिसमें वो बिहार के लोग जो उस वक्त झारखंड में थे उनको बिहारी बताया गया और बाहरी बताया गया, और मूलवासी और बिहारियों के बीच में एक बहुत मोटी लकीर खींच दी गई, जो कि मैं मानता हूं कि आज तक कहीं ना कहीं वो लकीर को मिटा नहीं पाया है झारखंड के राजनीतिज्ञ, उसको मिटा नहीं पाए हैं। और हेमंत सोरेन की भी सरकार 32 के खतियानी की बात करते थे, और जहां से जीत कर आए हैं जयराम महतो, उसी विधानसभा में पहले हेमंत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री होते थे जगन्नाथ महतो, जिनका कोरोना में असमय दुखद निधन हो गया। तो वो भी 32 खतियानी को ही आधार मानकर अपनी राजनीति, और 32 खतियानी पर उनका भी जोर था। और आप अगर पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो झारखंड के कुर्मी हैं वो लगातार से ट्राइबल लिस्ट में आने के लिए भी संघर्षरत हैं। वो चाहते हैं कि उनको ट्राइबल्स का भी फायदा मिले, जो कि आज के दिन में ऐसा भी माना जाता है कि जो बीजेपी सरकार से, चूंकि अर्जुन मुंडा जनजातीय कल्याण मंत्री रह चुके हैं, उनको ये लोग देखते समझते थे कि शायद इनको वो उस लिस्ट में इंक्लूड कर देंगे, ट्राइबल के लिस्ट में। तो आज जो बीजेपी से महतो या कुर्मी की जो झारखंड में थोड़ी दूरी दिखती है, उसके पीछे ये एक बहुत बड़ा इशू है कि उनको ट्राइबल के लिस्ट में क्यों नहीं शामिल किया गया। हालांकि महतो का जमीन CNT एक्ट में है। एक दूसरा जनरल कैटेगरी के लोग महतो के जमीन को, जैसे ट्राइबल की जमीन को आप नहीं खरीद सकते हैं, तो इनकी जमीन को नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन ये ट्राइबल लिस्ट में ये इंक्लूड नहीं है। तो इस तरह की झारखंड में लगातार से आंदोलन और चर्चा होती रहती है और गर्म रहती है। मैं ये कह सकता हूं। अमित जी, आपने कई बार कहा है कि ये 32 खतियानी, ये हम जानना चाहेंगे, उत्सुकता भी हो रही है, कौतूहलता भी है, कि क्यूरियोसिटी भी है, ये 32 खतियानी क्या चीज है? किसे कहते हैं 32 खतियानी? मनीष जी, जैसे कोई भी, जैसे हम आप कहीं से आए हैं, मान लो मैं बिहार का रहने वाला हूँ, तो वहां मेरे दादा परदादा सबके नाम पे जमीन होगा, लेकिन आज एक कोई नया आदमी खरीदेगा तो आज के दिन में उसका रजिस्टर होगा। तो वो जैसे 2024 में आपने रजिस्टर कराया, तो आपका खतियान आज से चालू होगा कि आज आपने एक भूखंड खरीदा और उसके आप स्वामी बने, और वो आप वहां सरकार के रिकॉर्ड में आपका नाम चढ़ेगा। तो 1932 को इन लोगों ने बोला, इन्होंने वो कट ऑफ लिया कि 1932 से पहले जिसके नाम पर जमीन होगा या जिसके परिवार के नाम पर जमीन होगा, उसी को हम मूलवासी मानेंगे।
तो पिछले 10, 20, 25, 30, 40 सालों में अगर किसी ने वहां जमीन अपना खरीद कर भी घर बना लिया हो तो उसको मूल निवासी झारखंड में काउंट नहीं करेंगे और उनको स्थानीय रोजगार में और स्थानीय नीति में उनको वहां का नागरिकता का सरकार उनको ट्रीट नहीं करेगी। तो ये है बेसिकली 32 की खतियानी की जो बात होती है वो इसी पर आधारित है। काफी दिलचस्प बात है कि 1932 के रिकॉर्ड को ही एक मापक माना गया है कि कौन मूल निवासी झारखंड का है, जबकि हम जानते हैं कि झारखंड का जो औद्योगिकरण हुआ है वो 1932 के बाद हुआ है। जमशेदपुर बना, बोकारो बना, रांची के अंदर भी उद्योग लगे, मधुपुर देवघर के पास भी उद्योग लगे। तो ऐसे में जो उद्योगी लोग हैं, जो क्रमी लोग हैं, जिन्होंने कर्म भूमि बनाया झारखंड को इन दशकों में, उन्हें आप मूल निवासी नहीं मानेंगे, ये कहना चाहते हैं आप? जी जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूं। जैसे उत्तर प्रदेश में है कि अगर आप मैट्रिक पास मैट्रिक का एग्जाम किसी स्टेट में है कि 10th अगर आप उसी स्टेट से करते हैं तो उस स्टेट का आपको लाभ मिलेगा। तो इतना सिंपल झारखंड में नहीं है। झारखंड में इसको जमीन से जोड़कर स्थानीय रोजगार में और सरकारी रोजगार में आपको ग्रेड 3, ग्रेड 4 इस तरह से उनका कुछ डिफिनेशन बना हुआ है। तो अगर 32 खतियानी आपके पास है, आपके बाबा परदादा वहीं के हों और उनके पास जमीन वहां हो, तभी आप वहां के मूल निवासी माने जाएंगे। काफी दिलचस्प बातें अमित जी ने हमें बताया, और जो झारखंड के लोग नहीं हैं उनको ये मालूम नहीं होगा कि ऐसे भी चीजें हैं जो कि बहुत ही मूल है, एक कारण डिवाइड का समाज के अंदर में। हमने जयराम महतो के ऊपर डिस्कशन शुरू किया था अमित जी, तो हम अब वापस उन्हीं के ऊपर आएंगे और आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब विधानसभा के अंदर जाएंगे, जब एक कह सकते हैं कि व्यवहारिक राजनीति में जब वो प्रवेश कर रहे हैं, अब तक वो छात्र आंदोलन की राजनीति कर रहे थे, तब उन्हें इस विधानसभा में क्या क्या सीख मिल सकती है, आप उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। देखिए, विधानसभा एक ऐसा पटल होता है जहां बहुत सीनियर लोग भी आपको उस विधानसभा में मिलेंगे। जैसे सरयू राय जैसे विधायक उस विधानसभा में होंगे, जिनको कानून का भी बहुत ज्ञान है और उनको 2-2 राज्यों में भी काम करने का अनुभव है। जब बिहार और झारखंड संयुक्त रूप से था तब भी वो विधायक हुआ करते थे। तो उस हर इंटरेक्शन से जो युवा नेता होता है उसको सीखने का एक मौका मिलता है। और जब सड़क की कार्रवाई अलग होती है, सड़क पर विद्रोह करना अलग होता है, सड़क पर आंदोलन करना अलग होता है, लेकिन विधानसभा की कार्रवाई में आपको आपका होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितना जानकारी कहाँ से इकट्ठा कर रहे हैं और कितना आपका सूचना सटीक है, आपका पढ़ाई बाकी आप मुद्दों को कैसे उठाएंगे। तो आपका लिमिटेशन है, आप सड़क पर कुछ भी बोलकर निकल सकते हैं, विधानसभा के पटल पर आपको हर चीज फैक्ट पे और फिगर्स पे आपकी बात होती है। तो मैं मानता हूं कि चुनावी राजनीति में विधानसभा का मेंबर बन जाने के बाद या किसी भी हाउस का मेंबर बन जाने के बाद फिर उसके बाद उनका मैच्योरिटी लेवल अलग होना चाहिए और आंदोलनकारी से अलग भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि अब आप कानून बनाने वाले हैं। तो अगर किसी भी कानून पर बात हो तो आपको उसमें वैल्यू एडिशन करना है या आपको उसको एक लॉजिक के साथ उसको रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। तो ये चैलेंजिंग होगा, बिल्कुल होगा जयराम के लिए। बिल्कुल, विधानसभा के सदस्य के रूप में जयराम महतो को कई सारे अवसर मिलेंगे कि अपने से जो उनके अनुभवी, उनके सहयोगी वहां पर होंगे, उनसे भी कई सारी चीजें सीख मिल सकते हैं। जैसा सरयू राय अभी भी एक बहुत लंबे अरसे से विधायक हैं, उनसे भी सीख मिल सकती है, मार्गदर्शक मिल सकता है। अमित जी ने आने वाले चुनौतियों के बारे में हमें विस्तार से बताया कि जयराम महतो को आने वाले समय में क्या क्या करना चाहिए और किन चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। अमित जी, हम अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ आपसे फिर जुड़ेंगे। आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी देख रहे